हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10th का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रिसिटी टर्म का मीनिंग समझेंगे कि इस इलेक्ट्रिसिटी टर्म का क्या मीनिंग होता है। तो इसका मीनिंग होता है स्टडी ऑफ चार्जेस। स्टडी ऑफ चार्जेस, ठीक है। सो इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। चार्जेस का अगला पिछला सब हम इसके बारे में सब कुछ पढ़ते हैं इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। तो इसके भी दो सब ब्रांचेस होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की भी। एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। दो तरीके की इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हमें पता है कि स्टडी ऑफ चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का मतलब। अब स्टैटिक और करंट का भी मीनिंग समझ लेते हैं। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। एक सेकेंड। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट और करंट का मतलब होता है मोशन। सो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे चार्जेस की स्टडी करना जो रेस्ट पर है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आता है, और ऐसे चार्जेस की स्टडी करना जो कि मोशन में है वो हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी में आता है। सो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोल देते हैं, जो कि हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन इसका भी हम एग्जांपल एक ले लेते हैं कि ऐसा क्यों हैपन होता है। आपने एक एग्जांपल देखा होगा, जैसे कि मैं आपको शो कर देता हूँ कि इसके ऊपर ना कुछ पेपर के पीसीस पड़े हैं, ठीक है। और ये मैं स्केल को ऐसे रब करता हूँ तो क्या होता है, ये अट्रैक्ट होना, देखो अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये सारे अट्रैक्ट होना चालू हो जाएंगे। सो इस केस में हुआ क्या, वो हम आगे तो देखेंगे होता क्या है वैसे। तो इस केस में होगा स्केल का जो हिस्सा मैंने रब किया वहाँ पे चार्ज इकट्ठा हो गए, ठीक है। ये मूव नहीं हुए क्योंकि रेस्ट है ना। स्टैटिक का मीनिंग क्या है, रेस्ट। तो ये इसी पोर्शन में रहे, क्योंकि अगर मूव हो जाते तो इसे कैसे अट्रैक्ट कर पाते हैं ना। मूव होने लग जाते तो ये आगे निकल जाते। अट्रैक्ट करने का तो कोई मतलब ही नहीं था। यही हम अगर किसी कंडक्टर के साथ करें, वो हम देखेंगे आगे क्या होता है। कंडक्टर इंसुलेटर, वैसे थोड़ा बहुत आपको पता होगा कंडक्टर इंसुलेटर का। तो कंडक्टर में तो फ्लो कर जाती है ना इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी नहीं, चार्जेस उसमें फ्लो कर जाते हैं, ठीक है। हम आगे आगे टर्म समझेंगे इन टर्म्स में कि इलेक्ट्रिसिटी क्या टर्म होती है, चार्जेस क्या टर्म होते हैं। तो हमने ये समझ लिया, ठीक है। तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादातर होती है इंसुलेटर्स में शो। ये इंसुलेटर्स में होती है ज़्यादातर शो, और करंट इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादातर कंडक्टर्स में शो होती है। कंडक्टर्स में शो होती है। तो अब हम एक बार ना सेपरेटली इंसुलेटर और कंडक्टर, ये दो क्या टर्म्स हैं, इन्हें एक बार सेपरेटली देख लेते हैं कि ये क्या है। अभी स्टैटिक के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, ज़्यादा क्या, अभी हमें कुछ भी नहीं पढ़ना स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैट्स चैप्टर आएगा 12th में, उसमें पढ़ेंगे। सो अभी सिर्फ हम बात कर लेते हैं हमारे पास जो है कंडक्टर और इंसुलेटर की, वो क्या होते हैं। वैसे तो हमें अंदाजा है ही, अंदाजा क्या हमें पता ही है कि कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं, सॉरी, ऐसे मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को, किसको, इलेक्ट्रिसिटी को नहीं, इलेक्ट्रिसिटी को नहीं, हम आगे समझेंगे कि हम बार बार इलेक्ट्रिसिटी जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। कंडक्टर जो है चार्जेस को अलाउ करते हैं फ्लो करने के लिए। चार्जेस, क्योंकि चार्जेस ही हमेशा फ्लो करते हैं। हमने देखा कि चार्जेस जो है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ही है कि जब चार्जेस मोशन में हो तो हम चार्जेस बोलेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं बोलेंगे, ना ही हम करंट बोलेंगे। हम बोलेंगे जो ऐसे मटेरियल्स, दोज मटेरियल्स विच अलाउ, किसको अलाउ करते हैं, चार्जेस को। चार्जेस को क्या अलाउ करते हैं, टू पास, या फिर हम लिख सकते हैं फ्लो थ्रू देम। सिंपल है। इसके एग्जांपल्स हम क्या ले सकते हैं, बहुत एग्जांपल है इसके। तो मेटल्स ले लो, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होते हैं कि कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं केमिकली जो बनाए जाते हैं, जो कि मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस को अलाउ करते हैं फ्लो करने में। नमक का पानी, वो भी एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन।
और भी बहुत होते हैं, नॉन मेटल्स भी आ जाते हैं, जैसे ग्रेफाइट है नॉन मेटल लेकिन वो भी कंडक्ट करता है। तो इसके एग्जांपल्स तो है, मैं अभी 3 ही लिख देता हूँ, मेटल्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। आप इतना लिख के एक्सेट्रा भी लिख सकते हो, नॉन मेटल ब्रैकेट में ग्रेफाइट, इतना वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये लिख लो तो चल जाएगा। तो कंडक्टर टर्म हमने समझ ली। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो है चार्जेस को कैसे अलाउ कर पाते हैं। मतलब एक जो कंडक्टर है वो कंडक्टर कब कहलाता है, उसे क्या क्या जो चीजें हैं, क्या क्या नीड्स हैं, उनको पूरा करना होता है एक कंडक्टर बनने के लिए, वो देखेंगे। इससे पहले बस इंसुलेटर समझ लो। इंसुलेटर में हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। इंसुलेटर हमें पता है ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, नहीं अलाउ करते चार्जेस को अपने में से फ्लो होने के लिए, ठीक है, नहीं अलाउ करते। याद रखना, चार्जेस बोलना, कभी भी करंट मत बोलना। अभी तक हम करंट बोलते आए या इलेक्ट्रिसिटी बोलते आए, तो चार्जेस को फ्लो नहीं होने देते अपने अंदर से, ठीक है। तो उसके अंदर तो हमें एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं उसके, तो जैसे यही डस्टर जो है मेरे हाथ में, प्लास्टिक, वुड, पेपर, बहुत सारी चीजें हैं, सो वो नहीं करने देते पास, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो कंडक्टर्स हैं वो कैसे बनते हैं, मतलब कंडक्टर चार्जेस को कैसे पास कर पाते हैं। अच्छा, चार्जेस की बात यहाँ पे आ रही है, तो एक बार चार्जेस को देख लेते हैं हम। चार्जेस क्या होता है, चार्जेस का मीनिंग क्या होता है, चार्जेस होते क्या है। तो एक बार केमिस्ट्री के 9th क्लास के केमिस्ट्री के 3rd और 4th चैप्टर पर वापस आओ। रिमाइंड करो कि हमने 2 तरीके के चार्जेस उसमें पढ़े हैं। वैसे तो 3 पढ़े हैं, एक न्यूट्रल होता है उसमें से, तो 2 पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो वही होते हैं हमारे पास 2 चार्जेस, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव बोले तो प्रोटॉन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव प्रोटॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इनके चार्जेस हमें पता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 और माइनस की जगह +1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो अब इसके आगे कुछ यूनिट तो लिखोगे ना, जैसे डिस्टेंस नापते हो 1 मीटर 2 मीटर, तो इसके आगे हम लिखते हैं कोलम्ब, उसको C लिख देते हैं कोलम्ब को। और वैसे इसकी स्पेलिंग देख लो, COULOMB, कोलम्ब की ये स्पेलिंग होती है वैसे, ठीक है। ये होती है चार्जेस की यूनिट, ठीक है। इसको हम चार्जेस के आगे लिखते हैं कि मतलब इतने कूलम चार्ज है, ठीक है। और चार्जेस को हम लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में क्यू, जैसे हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को S लिखते थे, उसी तरीके से हम इसको लिख देते हैं क्यू, लिख देते हैं इसे, ठीक है। कैपिटल क्यू लिख लो, चल जाएगा, 10th क्लास में कैपिटल चल जाएगा। अगर अगर आप पूरे चैप्टर में कैपिटल लिख रहे हो तो कैपिटल लिखो, अगर स्मॉल लिख रहे हो ये वाला तो स्मॉल ही लिखना, क्योंकि कई कई बुक्स में स्मॉल दिया, कई कई में ये दिया, तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो एक ही पे रहो, ठीक है, चेंज मत करना। तो अब एक और चीज हमसे एग्जाम्स में पूछी जा सकती है कि एक कूलम पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा होना पड़ेगा। अभी समझ नहीं आया होगा, एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो एक हमारे पास मधुमक्खी का छत्ता है, तो हम ये कह रहे हैं कि कितनी सारी मधुमक्खियां इकट्ठी होंगी तो हमारे पास एक कूलम्ब का हनी मिलेगा, ठीक है। ये जस्ट एग्जांपल था। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर एक कूलम्ब हमें चार्ज पूरा करना है, क्या पूरा करना है, एक कूलम्ब का चार्ज, तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए एक साथ, तो वो हमें चाहिए वो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन साथ में चाहिए। अभी वैल्यू आई कहाँ से, सीधा थोड़ा ना लिख दूंगा। तो 1 के अपॉन में ये करोगे तो यही वैल्यू निकल के आएगी। क्यों करोगे 1 के अपॉन में, अगर आपके पास 10 एप्पल्स हैं, ठीक है, और आपको उन्हें 50 तक लेके जाना है, 50 पूरे करने हैं, इतने कूलम चार्ज है, एक पूरा करना है, 50 एप्पल्स, अभी 10 है, 50 एप्पल्स पूरे करने हैं, तो 50/10 करोगे, ठीक है, ऐसा ही तो करोगे ना, 50/10 कर दोगे तो निकल आएगा हमारे पास आंसर, ठीक है, कि इतने और चाहिए हमें, ठीक है। सो ये एप्पल से इसको कनेक्ट मत करो, ये बहुत छोटे लेवल की चीज़ है, ठीक है। सो 1 कूलम में इतने चाहिए, खाली इसे याद रख लो। एनसीईआरटी में 6 इंटू 10⁻18 लिखा हुआ है, 6.25 इंटू 10⁻18 है, एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा हूँ, तो इसको याद रख लो, ठीक है। ये एप्पल ऊपर वाला कॉन्सेप्ट भूल जाओ, बस इसे याद रखो कि इतने इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होंगे तो 1 कूलम का चार्ज हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो अब हमने चार्ज समझ लिया, चार्ज क्या होता है, ठीक है। और एक और चीज समझ लो, चार्जेस की एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि जो सेम चार्जेस होते हैं,
सेम चार्जेस होते हैं वो हमेशा रिपेल करते हैं, ठीक है, सेम चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं और नेगेटिव हमेशा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। ये तो तुम मैग्नेट खरीद लो, उसके साथ भी कर सकते हो, पॉजिटिव पोल है कि और पॉजिटिव पॉजिटिव पोल को मिलाओगे तो रिपेल होगा, ठीक है। सो हमारे पास ये आ जाता है चार्जेस के बारे में। अब हम समझते हैं कि ये चार्जेस जो है ये फ्लो कैसे होते हैं कंडक्टर में, या कंडक्टर के पास ऐसी क्या खूबी होती है कि वो चार्जेस को फ्लो करवा पाता है। वो खूबी बेचारे इंसुलेटर्स के पास क्यों नहीं होती, सो ये देखेंगे हम अभी। सो अब हम देखते हैं कि क्यों नहीं हो पाता, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कंडक्टर बनने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को कंडक्टर बनने के लिए, या किसी भी ऑब्जेक्ट के पास एक चीज होनी चाहिए कंडक्टर बनने के लिए, क्या क्या फ्री चार्ज कैरियर्स। ये फ्री चार्ज कैरियर्स क्या है कि उसके पास फ्री चार्ज होने चाहिए जो कि फ्लो हो सके, उसके पास फ्री चार्जेस होने चाहिए जो कि फ्लो हो सके। तो वो फ्री चार्जेस आते कैसे हैं, क्योंकि एटम तो पूरा मतलब बोहर्स मॉडल जो हमारे पास था, नील बोहर्स का मॉडल जो था, उसके अकॉर्डिंग तो एटम के अंदर जो होती हैं शेल्स होती हैं, ठीक है। एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होता है और शेल होता है उसके बाहर, जिसके उन्हीं ऑर्बिट्स में, उन्हीं शेल की ऑर्बिट्स के अंदर, हम शेल बोल देते हैं, कोई कोई ऑर्बिट बोलता है, तो उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं। सो कैसे फ्री होते हैं, तो अब हम देखते हैं कैसे फ्री होते हैं। सो मान लो ये एक एटम है, ठीक है, ये इसके ऑर्बिट्स के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व हो रहे हैं, इसके ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व हो रहे हैं। सो ये है, लेट कर लो हमारे पास एक एटम। सो एटम के अंदर ये रिवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। एक चीज याद रखना हमेशा, जो एटम्स नॉर्मली जो एटम्स होते हैं और जो उसके एटम्स होते हैं, जो मेटल्स के एटम होते हैं, उन दोनों में फर्क होता है। मेटल्स के एटम थोड़े से बड़े होते हैं, क्या कि मतलब उनके बीच की जो ऑर्बिट्स होती है ना, मेटल्स के एटम्स के बीच की ऑर्बिट, उनमें थोड़ा सा गैप होता है, ज़्यादा होता है एज कंपेरेटिवली टू सिंपल जो हमारे पास चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पर एक, मान लो क्या इधर तो 2 इलेक्ट्रॉन होते ही हैं और इधर 8 होते ही हैं। तो अब इनका एक बेसिक प्रिंसिपल मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये फ्री होते हैं। कितने हो गए रे, 1 2 3 4 5 6 7, एक बच गया था, ये लो भाई 8, और इधर हम ले लेते हैं 3 या 4 ले लेते हैं, चलो 4 ले लेते हैं यार, चलो हमने 4 ले लिया यहाँ पे। अच्छा, तो अब एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें थोड़ी सी फिजिक्स ला रहा हूँ बीच में आपको समझाने के लिए, कि जो सन है उसके चारों ओर जो प्लैनेट्स हैं वो घूमते हैं, ठीक है। क्यों घूमते हैं, क्योंकि सन उनके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा होता है। मान लो ये हमारे पास सन है, इसकी ऑर्बिट में मान लो यहाँ पर हमारा अर्थ घूम रहा है, तो ये सन जो है इसके ऊपर हर जगह जहाँ जहाँ ये जाएगा एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा, एक तरीके का सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा। हमने अपने ग्रेविटेशन चैप्टर में इसे समझा है यार अच्छे तरीके से, ठीक है। 10 चैप्टर हमारा ग्रेविटेशन जो था 9th क्लास का, उसमें हमने समझा है इसे कि ये लगाता है यार फोर्स, ठीक है। लेकिन वो फोर्स इतना ही होता है कि उसे ऑर्बिट में बांधे रखे, इतना नहीं होता कि अट्रैक्ट हो जाए दोनों, ठीक है। इतना ही फोर्स होता है कि उसे ऑर्बिट में बांधे रखे, ठीक है। सो इतना ही फोर्स हमारा ये न्यूक्लियस जो है ना ये लगाता है। अब तुम कहोगे यार क्यों लगाता है, इसका कोई रीजन तो दो यार। चार्जेस में मैंने अभी आपको बताया चार्जेस में कि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या हो गया ये प्लस, मतलब न्यूक्लियस के अंदर तो यार ये इतनी छोटी छोटी चीजें तो तुम खुद ही सोचो यार, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। बढ़िया, अट्रैक्ट होंगे तो इतने अट्रैक्ट नहीं होंगे कि आपस में चिपक जाए, ठीक है। इतने ही रहेंगे कि अपनी ऑर्बिट्स में घूम सके। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है यार, किसी एक इलेक्ट्रॉन पर ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है इस तरफ, ये जो इसको खींच रहा है अपनी तरफ न्यूक्लियस, ठीक है, ये कम पड़ जाए। कम भी तो हो सकता है ना यार, मान लो ये यहाँ तक ही पहुँच पाए और ये इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे है, तो ये तो एस्केप हो जाएगा, छूट जाएगा, ठीक है। जैसे कैदी जेल से छूट जाता है, पुलिस का फोर्स खत्म हो जाता है कैदी पे तो वो छूट जाता है, ठीक है।
तो इसी तरीके से जब न्यूक्लियस का सब पे फोर्स लग रहा है तो यार लास्ट ऑर्बिट में हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो छूट जाए, फ्री हो जाए, अपनी ऑर्बिट से निकल जाए, तो वो निकल जाता है तो फ्री हो जाता है। इसी तरीके से ये तो एक एटम है, इतने से वायर के टुकड़े में, ऊपर की वायर हो, किसी भी मेटल की वायर हो यार, उसके इतने से टुकड़े में भी भाई बहुत सारे एटम्स होंगे, इतना तो हमें पता ही है, ठीक है। 1 nm का रेडियस होता है, बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो एक एक भी फ्री हो तो हो सकता है यार, एक एक भी अगर किसी में से फ्री हो तो हो सकता है, चार्ज हो सकता है हमारे पास, अलग से चार्ज निकल के आ सकता है। अच्छा, तो अब हमने ये भी समझ लिया कि ये क्या होता है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में हम क्या समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अगर इतना समझ आया है यहाँ तक, सो गो एंड सब्सक्राइब, अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर देना वीडियो, अगर समझ आया हो तो। मैं फोर्स नहीं कर रहा कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर आपको समझ आया, एक भी कॉन्सेप्ट समझ आया, सो प्लीज़ अल्फा भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड और मेरे को एक सजेस्ट करना कि मैं एक वन शॉट वीडियो बना दूँ, मतलब पूरे चैप्टर की एक ही वीडियो बना दूँ, या फिर मतलब पार्ट पार्ट करके बनाऊँ, जिस तरीके से अभी बना रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आपको करंट के बारे में बताऊंगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अभी ये सब नाम सुन के प्लीज़ मत घबराओ, कल सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब थोड़ा बढ़िया टॉपिक आएगा ना तो मज़ा आएगा पढ़ाने में भी और आपको समझने में भी, ठीक है। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ तक वीडियो में आए हो तो थैंक यू सो मच। सो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए। सो बाय बाय।